नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकुर त्रिपाठी। लीगल ईगल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मुख्यतः छत्तीसगढ़ एडीपीयू के लिए देखा जाए तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हर चैप्टर से प्रश्न हैं, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब से प्रवृत्त हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 से प्रवृत्त हुआ। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन अधिनियम 2008 कब से लागू हुआ है? तो कब से लागू हुआ है ये? तो 5/2/2009 से लागू हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार है, तो इसका विस्तार इस समय कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार इस समय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भारत से बाहर किए गए अपराध अथवा उल्लंघन पर। तो जम्मू कश्मीर तो अभी ये वाला जुड़ा नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, डी, ए और सी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यह अधिनियम निम्नलिखित को नहीं होगा। निम्नलिखित को नहीं होगा तो क्या? परक्राम लिखत चेक को लागू नहीं होगा, मुख्तारनामा पर, न्यास पर, उक्त सभी पर नहीं लागू होगा। आंसर हो जाएगा डी। पांचवा देख लेते हैं, यह अधिनियम लिखित को नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इसमें भी पूछ रहा है तो सेम वही चीज़ होगा, उक्त सभी वसीयत विक्रय किसी संविदा किसी अचल संपत्ति की अभिहस्तांतरण पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, यह अधिनियम किन विषयों के संबंध में लागू नहीं होता है? यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें अचल संपत्ति के किसी हित के अभिहस्तांतरण को, ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले किसी दस्तावेज अथवा संव्यवहारों को, उक्त दोनों को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उक्त दोनों को। आंसर हो जाएगा सी। 7 देखते हैं, मध्यवर्ती से अभिप्रेत है। तो इसमें मध्यवर्ती से क्या अभिप्रेत है? ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई अभिलेख प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस अभिलेख के संबंध में सेवा प्रदान करता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंप्यूटर स्रोत से अभिप्रेत है। कंप्यूटर स्रोत से अभिप्रेत है कंप्यूटर व्यवस्था, कंप्यूटर नेटवर्क, सभी आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर स्रोत से अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला भी सेम वैसे ही बनाया है। डाटा आंकड़ा, कंप्यूटर डाटाबेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो सभी आ जाते हैं डी। इसका व्याख्या भी दी गई, आप देख सकते हैं। 10वां देख लेते हैं, डाटा से अभिप्रेत है। डाटा से क्या अभिप्रेत है इसमें कहा गया? तो सूचना, जानकारी, तथ्य नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में संशोधित एवं एक निश्चित रीति से तैयार की गई सूचना या जानकारी की क्या होती है? डाटा से अभिप्रेत होता है। तो आंसर हो जाएगा 10 का डी वाला। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 कह रहा है कि कंप्यूटर को परिभाषित किया गया। कंप्यूटर का परिभाषित किया गया 2 6 यानी कि आई में परिभाषित किया गया है। 12 देख लेते हैं, कंप्यूटर किन तरंगों के द्वारा कार्य करता है? कंप्यूटर किन तरंगों के द्वारा कार्य करता है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय, सभी के द्वारा करता है। 12 का डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर पद्धति से अभिप्रेत है। कंप्यूटर पद्धति से अभिप्रेत है, तो क्या अभिप्रेत है इसे? ऐसे युक्त या युक्तियों के संग्रह जिसमें इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइस शामिल है, ऐसे संगणक को छोड़कर जो प्रोग्राम में लायक नहीं है। तो 13 में दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 14 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से अभिप्रेत है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से क्या अभिप्रेत है? तो किसी उपभोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण, धारा 3 के उपबंधों की प्रक्रिया के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणीकरण। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 15 देख लेते हैं, उपयोगकर्ता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, तो कैसा है? जिसके नाम इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ये वाला हो जाएगा। 16 देखते हैं, मध्यवर्ती के अंतर्गत आते हैं कौन आते हैं? दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता भी आते हैं, साइबर कैफे और तलाश इंजन भी आते हैं। आंसर हो जाएगा ये वाला। 17 नंबर देख लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अधिक प्रमाणित अशुमित करना, बी वाला, सी वाला, सही समझे तो डी वाला हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 17 का डी। 18, संचार युक्त से कौन सी युक्त अभिप्रेत है? संचार युक्त से कौन सी अभिप्रेत है? तो सभी इसमें से अभिप्रेत है। 19 पे चलते हैं। 19 कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है, तो सभी अभिप्रेत हैं इसमें जितने भी हैं। 20 देख लेते हैं। 20 कह रहा है साइबर कैफ़े है। साइबर कैफ़े क्या है? तो इसमें से एक सुविधा है, एक इंटरनेट प्रणाली, संचार युग। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए साइबर कैफ़े एक सुविधा है। ठीक है, तो 21 देखते हैं। 21 कह रहा है साइबर सुरक्षा से अभिप्रेत है। साइबर सुरक्षा से अभिप्रेत है 21 में डी उपयुक्त सभी इसमें जितने भी हैं सभी आते हैं। सुरक्षा को अपराधीकृत पहुंच से संरक्षित करना, कंप्यूटर में भंडारित सूचना को प्रकटन, अपराधीकृत पहुंच से संरक्षित करना, कंप्यूटर संसाधन संसूचना युक्त में भंडारित सूचना को प्रकटन से सुरक्षा। 22 कह रहा है अंकीय चिन्हक सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो 22 का जो हो जाएगा प्राइवेट कुंजी होती है, ये सही हो जाएगा। 22 हो गया। 23 देखते हैं, लोक कुंजी पब्लिक की का प्रयोग किया जाता है। पब्लिक की का प्रयोग क्यों किया जाता है? अंकीय हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 24 देखते हैं, कुंजी युग्म से अभिप्रेत है। कुंजी युग्म से क्या अभिप्रेत होती है? तो असममित गुण प्रणाली में प्राइवेट कुंजी और अंक गणितीय रूप में संबंधित लोक कुंजी, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। 25 सुरक्षित प्रणाली से कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं। तो 25 का जो हो जाएगा ये इसमें सभी आते हैं, हो जाएगा।
26 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से विपरीत है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से इसमें से जो बी वाला है वो विपरीत है। किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणन आ जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चले चलते हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर दरअसल जो है अंकीय चिन्ह तथा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में है, तो वहाँ से देखते हैं। ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए। तो जैसा कि हमने बताया चैप्टर 2 है, और ये अंकीय चिन्ह तथा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है ये चैप्टर सेकेंड। तो पहला का जो आंसर है वो है धारा 2 अध्याय 2, जो अध्याय है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से संबंधित अध्याय 2 है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, जहाँ किसी विधि में अपेक्षा की गई है कि कोई अनुज्ञप्ति विशिष्ट रीति से जारी की जाए, वहाँ ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी जब समझी सरकार द्वारा विहित क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी पर ज़्यादातर चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड मिलने वाली, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तीसरा, संयुक्त प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रमाणित किया जाता है। तो कहाँ प्रमाणित किया जाता है? धारा 3 में प्रमाणित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धारा 3 के उपबंधों के संबंध में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रमाणित करता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रमाणित करता है, तो क्या चीज़ प्रमाणित इसमें की जाती है 4 में? तो उपयोगकर्ता प्रमाणित करता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन प्रभावी होता है। कैसे प्रभावी होता है? तो वो असममित गुप्त तंत्र के प्रयोग द्वारा और मिश्रित फलन का उपयोग करने द्वारा। ए और बी, आंसर हो जाएगा सी। 5 हो गए। छठा प्रश्न देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो जो छठा है उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों का है, तो आंसर हो जाएगा सी। 7वां देखते हैं। धारा 3 के प्रयोजन के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीकी विश्वसनीय समझी जाएगी। तो कैसे समझी जाएगी? धारा 7 में सभी के द्वारा समझी जाएगी उपयुक्त, तो जितने भी उसमें ऑप्शन है वो सही है, तो आंसर हो जाएगा ई। एक बार आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सारा पढ़ा जाने तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह अधिप्रमाणन तकनीकी को जोड़ने या हटाने और दूसरी अनुसूची से ऐसे चिन्ह को लगाने की प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगी। तो यहाँ पे जो है केंद्र सरकार कर सकेगी। ठीक है, इस बात का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया कौन विहित कर सकेगी तथा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उसी व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका चिन्हांकन किया जाना या अधिप्रमाणन किया जाना तात्पर्य है। तो 9 में यहाँ पे हो केंद्र सरकार ही आएगी। ठीक है, तो ये इतने इनके हो गए 9 तक के चैप्टर 2 में से। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का लगाया जाना अभिस्वीकृति और प्रेषण के द्वारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जहाँ प्रवर्तक अनुबंधित नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति किसी विशिष्ट रूप में या किसी विशिष्ट पद्धति द्वारा की जाए, वहाँ अभिस्वीकृति समझी जाएगी। तो वहाँ स्वीकृति कैसे समझी जाएगी? तो प्रेषिती द्वारा स्वचालित या अन्यथा किसी संसूचना द्वारा या प्रेषिती के किसी आचरण द्वारा जो प्रवर्तक को यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति के संबंध में किस धारा में प्रावधान है? तो किस धारा में प्रावधान है यहाँ पे? तो धारा 12 में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ प्रवर्तक ने यह नियत किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उसके द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अभिस्वीकृति के प्राप्त होने पर ही आबद्धकर होगा, वहाँ जब तक अभिस्वीकृति इस प्रकार प्राप्त नहीं हो जाती है ऐसा समझा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रवर्तक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कभी भेजा ही नहीं गया, ऐसा समझ लिया जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ प्रवर्तक ने यह नियत नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ऐसी अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर ही आबद्ध कर होगा और प्रवर्तक द्वारा विनिर्दिष्ट या तय किए गए समय के भीतर, या यदि कोई समय विनिर्दिष्ट या तय नहीं किया गया है तो उचित समय के भीतर अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है, वहाँ प्रवर्तक प्रेषिती को यह कथन करते हुए कि उसके द्वारा अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और ऐसा उचित समय विनिर्दिष्ट करते हुए जिस तक अभिस्वीकृति उसके द्वारा प्राप्त कर ली जानी चाहिए। तो इसमें जो आंसर होगा चक्कर वो डी वाला होगा। बी और सी दोनों इसमें से सही हो रहा है, नोटिस दे सकेंगे और प्रेषिती इनके अभिस्वीकृति भेजने के लिए समय नियत कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है इंगित कीजिए। तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तो एक्चुअली इसमें 2 ऑप्शन कटे हुए हैं, तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। इसमें सारे आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो प्रश्न शुरू हो रहा है ये जो है शास्त्रीय और न्याय निर्णय अध्याय से है। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर संसाधन में कंप्यूटर वापस प्रवेश कराता है तो वह प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा। तो नुकसान करने के लिए उसके दायी होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 1 लाख रुपये से, ऑप्शन दिया गया है 1 लाख रुपये से और 2 लाख रुपये से ऐसे शास्त्रीय प्रतिकर को तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऐसे शास्त्रीय प्रतिकर से जो न्याय निर्णय अधिकारी ठीक समझे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मोहन सोहन के यहाँ
कि कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी संसूचना को जानबूझकर नष्ट कर देता है। मोहन सोहन के विरुद्ध नुकसानी हेतु प्रतिकर का दावा करता है। क्या सोहन का दावा संधार्थ होगा? तो यहाँ पे हाँ, उसका दावा संधार्थ होगा। व्याख्या दी गई, आप पढ़ सकते हैं, धारा 43 से संबंधित है। तीसरा देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में नुकसान पहुंचाने पर प्रभावित व्यक्ति को शास्ति या प्रतिकर दिए जाने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 43 है। धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपट पूर्ण किया जाना अपराध है और ऐसा व्यक्ति दंडनीय होगा। तो ऐसा व्यक्ति कैसे दंडनीय होगा? दंडनीय होगा धारा 66 के अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर संसाधन की नुकसानी के दावे का अधिनिर्णय कौन करता है? तो कौन करता है इसमें से? न्यायालय 5 करोड़ से अधिक के दावे के लिए और न्याय निर्णय अधिकारी 5 करोड़ के तक है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। राम श्याम के कंप्यूटर संसाधन कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से चुराता है तो शास्ति या प्रतिकर की मांग किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? तो धारा 43 के अंतर्गत की जाएगी। भी एक निगमित निकाय, क्वेश्चन नंबर 7, एक निगमित निकाय कंपनी किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील डाटा या सूचना को रखता है और ऐसे डाटा या सूचनाओं के अनुरक्षण में उपेक्षा से किसी को सदोष हानि या सदोष लाभ होता है तो निगमित निकाय प्रभावित व्यक्ति को कितनी नुकसानी का संदाय करने हेतु दायी होगा? तो कितने होगा? तो नुकसानी की रकम निर्धारित वहाँ पर नहीं की जाएगी, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोई दस्तावेज विवरण या नियंत्रण अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसको देने में असफल रहेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए शास्ति का दायी होगा। तो वहाँ पे जो होगा वो 1,50,000 रुपये से अधिक के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोई विवरणी फाइल करने या विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है। विवरणी फाइल करने या ऐसे दस्तावेज विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता चालू रहती है तो दायी होगा। वह दायी होगा कितने के लिए दायी होगा? तो 50,000 रुपये से अधिक की शास्ति हेतु दायी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेखा बहियों या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता चालू रहती है दायी होगा। तो दायी होता है 10,000 रुपये से अधिक की शास्ति के लिए होगा। क्वेश्चन आंसर हो गया ये वाला। 11 देखते हैं। एक व्यक्ति किसी कंप्यूटर तंत्र कंप्यूटर नेटवर्क की सूचनाएं धारित विवरण के सहित उसके स्वामी या उसके भाषाधक किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना निकालता है तो उसे प्रभावित व्यक्ति को कितना प्रतिकर देना पड़ता है? तो उसके प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर जो दिया जाता है वो निर्धारित नहीं रहता है, कुछ भी दिया जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जो कोई किन्हीं नियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है जिसके लिए शास्ति पृथक रूप से उपबंधित नहीं है, वह उल्लंघन के लिए प्रतिकर भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। तो जिम्मेदार होता है 50,000 रुपये तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 कह रहा है कि अवशिष्ट शास्ति से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा है 45। आंसर हो गया ये। 14 क्वेश्चन नंबर। अध्याय 9 के अधीन न्याय निर्णय करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के लिए जो उसे शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है, उल्लंघन करने पर जांच एवं अधिनिर्णित करने के लिए केंद्रीय सरकार नियुक्त कर सकती है। तो न्याय निर्णायक अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। धारा 46 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णय अधिकारी किन मामलों का न्याय निर्णय करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा? तो वो जो करता है जिनमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा 5 करोड़ से अधिक नहीं, उसके लिए करता। आंसर हो जाएगा ए। 16 देखते हैं। न्याय निर्णय अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो जो की जाती है वो हमेशा 46 के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन सही होगा बी वाला। ठीक, 17 देखते हैं। सत्य उत्तर का चयन करना है। धारा 46 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्याय निर्णय अधिकारी हो सकेगा। तो कौन हो सकेगा 17 के अंतर्गत या 46 के अंतर्गत? तो वो होता है भारत सरकार में निदेशक की पंक्ति से अनिम्न कोई अधिकारी, राज्य सरकार का कोई समतुल्य अधिकारी। तो ये दोनों हो सकते हैं, सी वाला। 18 देख लेते हैं। न्याय निर्णय अधिकारी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर क्या किया जाता है वहाँ पे? तो वो शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 46 के अंतर्गत अध्याय 9 के अधीन उन मामलों में जिनमें क्षति 5 करोड़ रुपए से अधिक है, क्षति या दावे की बाबत अधिकारिता होगी। तो कितनी होगी? सिविल न्यायालय में होगी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर साधन कोड छिपाने। हाँ, तो ये धारा जो है ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अध्याय 11 से अपराध से जो संबंधित है वहाँ से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया कह रहा है कि कंप्यूटर साधन कोड को छिपाने या नष्ट करने, कंप्यूटर साधन कोड को छिपाने या नष्ट करने पर कितना दंड विहित है? तो कितना दंड विहित है? इनमें से कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से 2 लाख रुपए तक हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही इसमें। यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य कंप्यूटर संबंधी अपराध बेईमानी या कपटपूर्वक करता है तो वह दंडित किया जा सकता है। तो कितने के लिए दंडित किया जा सकता है वो वहाँ पे? तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 5 लाख रुपये तक हो सकेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कंप्यूटर संबंधी अपराध के लिए धारा 43 में निर्दिष्ट कार्य दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में 3 में किया गया है? तो 66 में किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इलेक्ट्रॉनिक डाक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक डाक से यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो
कोई संदेश या सूचना जो कंप्यूटर द्वारा सृजित की गई है, कोई संदेश या सूचना जो कंप्यूटर द्वारा पारेषित की गई है, कोई संदेश या सूचना जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त की गई है। तो ये सभी सही होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सोहन ने मोहन के कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस का प्रवेश बेईमानी या कपट पूर्ण करता है। सोहन को कितना दंड मिलेगा? तो सोहन को यहाँ पे जो दंड मिलेगा वो कारावास, जिसके बाद 3 वर्ष तक हो सके, और जुर्माने से जो 5 लाख रुपये तक का हो सकेगा किया जा सकता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर साधन से किसी सूचना को जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रवृत्ति है वह दंडित हो सकेगा। तो वो दंडित होता है कितने के लिए? 3 वर्ष तक के कारावास से, और जुर्माने से होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। श्याम मिथ्या सूचना शोहन वैमनस्य फैलाने के लिए कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्त का उपयोग करके भेजा है। श्याम दंडनीय होगा। किसके लिए दंडनीय हो सकता है? वो ऐसे कारावास है जिसके बाद 3 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से इस तरीके से आंसर ए वाला सही है। ठीक है। जो कोई चुराई गई संचार युक्त या बेईमानी से प्राप्त करेगा वह दंडनीय होगा। कितने के लिए दंडनीय होगा? तो कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 9 कह रहा है कि जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पासवर्ड के पहचान का प्रयोग करेगा वह दंडनीय होगा। तो कितने वर्ष के लिए? कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी वाला सही है। 10 देख लेते हैं। जो कोई किसी संचार युक्त या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रत्यारोपण द्वारा छल करेगा वह दंडनीय होगा। तो वहाँ पे दंड जो दिया जाता है कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 11 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो 12 देख लेते हैं। कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने का दंड किस धारा में दिया गया है? तो धारा है 66D। ठीक है, घ जैसे लिखा गया। 12 हो गया। 13 देख लेते हैं। होटल का मैनेजर एम ने होटल के कमरे में CCTV कैमरा लगा दिया था जिससे नग्न चित्र प्राप्त कर सके। होटल के कमरे एक पुरुष का एवं एक महिला का ठहरते हैं। एम ने का एवं खा के गुप्तांग का नग्न चित्र प्रहरण कर लिया। एम दंडनीय होगा। तो एम कितने के लिए दंडनीय होगा यहाँ पे? तो एम कारावास है जिसकी वह 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 2 लाख रुपये तक का हो सके, दंडनीय होता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। एकात्मता का उल्लंघन हेतु दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो 66 में दिया गया है, यानी कि अंग में दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग का 15 तक देख चुके हैं। एकांतता नहीं, 15 देखना है। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो ये धारा 66 है। साइबर आतंकवाद के अपराध हेतु कितना दंड है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो दंड दिया जाता है कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। आंसर हो जाता है ए वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं 16, 17 का प्राधिकार के बिना कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है जिसका आशय भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालना है। का ने क्या अपराध किया है? तो यहाँ पे अपराध जो उसने किया है वो साइबर आतंकवाद का किया है। का कंप्यूटर डाटा में जो निर्बंधित है इस आशय से प्रवेश करता है जिससे ऐसी सामग्री का उपयोग देश की ख्याति की क्षतिकारित की जाए का अपराध करता है। तो यहाँ पे जो का अपराध करता है साइबर आतंकवाद का ही करता है। का इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है का दंडनीय होगा। तो यहाँ पे जो दंड है उसको मिले कारावास है जिसके बाद 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और अधिकतम जो 3 वर्ष होगी यहाँ पे, और जुर्माने से जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे सही। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है जिसमें लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण अंतर्वलित है वह दंडनीय हो सकेगा। तो वहाँ पे उसको जो दंड दिया जाता है हमेशा वो दिया जाता है कारावास, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माना जो 10 लाख रुपये तक का हो सकेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे सही। जो कोई काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करता है वह दंडनीय होता है। तो कितने कब से दंडनीय होगा? तो यहाँ पे था 21। ऑप्शन इसके यहाँ पे भी है जुर्माने के लिए ऑप्शन। तो यहाँ पे उसका जो मिलता है कारावास है जिसका विस्तार 5 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से जो 10 लाख रुपये तक का हो सके उसके लिए दंडनीय होता है। 22 नंबर देख लेते हैं। का इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम वासना भड़काने वाली रीति में बालकों के चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करता है, संग्रहित करता है या डाउनलोड करता है या वितरित करता है तो का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो जो दंड यहाँ पे मिलता है वो 67 के बी में मिलता है। ठीक है, 60 आंसर बी हो जाएगा, बी वाला। 23 देखते हैं। यदि मध्यवर्ती सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण करने में शासन या जानबूझ के चूक करता है तो वह दंडनीय होगा। 23 में क्या हो जाएगा? 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से 24 है। कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से पारेषित कोई सूचना को अवरोधन या मॉनिटर करने का केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकरण को निर्देश दिया जाता है। निर्देश कैसे दिया जाता है? 69 के अंतर्गत दिया जाता है। 24 में ए वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। 25 देख लेते हैं। 25 कह रहा है कि धारा 69 के अंतर्गत सरकार के किसी अधिकरण को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सूचना को मॉनिटरिंग करने या अवरोधन या विगूढ़न करने का निर्देश कब दे सकती है? तो भारत की एकता और अखंडता बनाने में, भारत की रक्षा में, राज्य की सुरक्षा में, लोक व्यवस्था के हित में, तो सभी में दिया जा सकता है। 25 का ई सही हो जाएगा। 26 देखते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है। 26 नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ये प्रश्न विविध से संबंधित है, तो ये देख लेते हैं।
इस अधिनियम के अधीन अपराध के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो कौन सी धारा करती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 84C करती है। इस अधिनियम के उपबंध उपांतरणों एवं संशोधनों के लागू होंगे। तो कौन से लागू होंगे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उपयुक्त दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉनिक चेकों और संक्षेपित चेकों को भी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत सलाहकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तो कौन से में किया गया है, यहाँ पे ए हो गया ऑप्शन 1, हाँ 88 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, सलाहकारी समिति का गठन होता है। सलाहकारी समिति का गठन होता है तो वो किस तरीके से, तो कहा जा रहा है एक अध्यक्ष और उतने शासकीय और अशासकीय सदस्यों द्वारा जो केंद्रीय सरकार उचित समझे उसके द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति सलाह देती है। तो यहाँ पे सलाह किसे देती है पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय सरकार को और कंट्रोलर को, दोनों को देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, सही सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है, कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सही सुमेलित है पूछा गया है, तो सभी हो जाएंगे क्योंकि 89 में 90 में सही दिया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है 7th में। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, साइबर अपील अधिकरण की संरचना 50 में नहीं दिया गया है। सही सुमेलित युग्म है, इसमें भी पूछ लिया 7 में नहीं, ठीक है 8 में पूछ लिया गया है। सही सुमेलित युग्म, सही सुमेलित युग्म में इसमें देखा जाए तो साइबर अपील अधिकरण की संरचना 49, कंप्यूटर से संबंधित अपराध 66, कंप्यूटर संसाधन द्वारा आक्रामक संदेश भेजना 66A और साइबर आतंकवाद अपराध 66 सही है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा। 9 देख लेते हैं, सही सुमेलित युग्म नहीं है 9th में पूछा जा रहा है। सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बी वाला सही सुमेलित नहीं है। अपराधों का अन्वेषण जो है उपयुक्त अधीक्षक पर नहीं छोड़ा गया, तो वहाँ पे नहीं है। 10th देख लेते हैं, सही सुमेलित नहीं है, वहाँ भी पूछा जा रहा है 10th में। तो यहाँ पे सभी जो है इसमें है सही सुमेलित युग्म है, ये पूछा गया है सॉरी। तो सही सुमेलित है सभी तरह। तो 11 देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो अधिनियम में संशोधन किया गया है 1860 में भी, 72 में, 91 और 34 में भी, तो सभी में किया गया है। 11 का ई सही हो जाएगा। 12 का देख लेते हैं, तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा अंतर स्थापित की गई है। तो इसमें से कौन सी धारा अंतर स्थापित की गई है, 45 को अंतर स्थापित किया गया है। वहाँ पे देखेंगे तो विशेषज्ञ की राय 45 में है, उसी के बाद से ये वाली धारा जोड़ी गई है। ठीक है, और आ जाते हैं 12th हो गया। 13 देख लेते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा किन अधिनियमों में संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता में भी किया गया और साक्ष्य अधिनियम में भी किया गया। टीपीएम कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसमें से कोई आंसर गलत लगता है या फिर कैसे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी द रीज़न बता सकते हैं। बाकी कोशिश की गई है कि बेरैक से सारे क्वेश्चन मिला दिए जाएँ। थैंक यू सो मच।